जीओसी लेक्चर नंबर 11। जैसे कि हमने सोलोलाइसिस पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का रेट देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड से AgNO3 का रिएक्शन होगा। एक्वस AgNO3 क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो सिल्वर प्लस में टूट जाएगा और नाइट्रेट क्या हो जाएगा, माइनस में टूट जाएगा। तो Ag+ जो है जाके क्लोराइड से रिएक्ट करेगा और एल्किल हैलाइड का बॉन्ड जो है कमज़ोर हो जाएगा और क्लोराइड जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर रिमूव हो जाएगा। और इसके बाद जो कार्बोकेटायन बनेगा उस पर H2O अटैक करके अल्कोहल बनाएगा। तो इसमें कार्बोकेटायन जो है इंटरमीडिएट बन रहा है। तो अब इसकी स्टेबिलिटी हम देखेंगे। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, एरोमेटिक होगा, तो उसके रेट फास्ट। अगर नॉन एरोमेटिक होता है मॉडरेट, और एंटी एरोमेटिक होगा तो उसका रेट स्लो होगा। अब यहाँ पर हम डिफरेंट एग्जांपल्स देख के इसका स्टडी करेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि 7 मेंबर रिंग के ऊपर अगर प्लस चार्ज हो, 3 पाई बॉन्ड हो और सब एरोमेटिक कंडीशन को फॉलो कर रहा हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपोलियम आयन। अब हम थर्ड देखते हैं इसका एप्लीकेशन, इफेक्ट ऑफ प्रोटोनेशन। कि अगर प्रोटोनेशन के बाद और प्रोटोनेशन के पहले इसमें मॉलिक्यूल में क्या इफेक्ट पड़ता है उसको देखते हैं। तो प्रोटोनेशन के पहले जैसे हम एग्जांपल देख रहे हैं कि यहाँ पर NH2 है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इसमें प्रोटॉन जुड़ता है, ये बेस है तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर NH3+ बनता है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो इस पहले भी sp3 था, बाद में भी sp3 है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर जो NH2 है उसका लोकलाइज लोन पेयर है, उसका लोन पेयर डिलोकलाइज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो था वो अटैक करने के बाद भी वही रह रहा है। सेकेंड देखते हैं कि डबल बॉन्ड से NH जुड़ा हुआ है, उसका लोन पेयर भी लोकलाइज्ड है, तो वो भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये अगर अटैक करेगा तो इसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है NH2 डबल बॉन्ड के साथ, तो वो भी क्या रहेगा, sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर हाइब्रिडाइज क्या था, लोकलाइज्ड था। लेकिन थर्ड कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं जहाँ पर क्या है, लोन पेयर जो है वो डिलोकलाइज्ड है, मतलब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। लेकिन ये लोन पेयर अगर प्रोटॉन पे अटैक करता है तो ये बॉन्ड जो है बना लेता है, लेकिन इससे क्या होता है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है। पहले sp2 थी और अब sp3 है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी चेंज हो जाते हैं। पहले नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होने के कारण यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन थे, अब ऐसा होने के बाद लोकलाइज मतलब कि प्रोटोनेशन होने के बाद 2 पाई इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो जैसे एनिलीन है, उसमें क्या होता है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर उसका प्रोटोनेशन हो जाता है तो वो sp2 से sp3 में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कैसे करते हैं, जैसे कि अगर दिया है कहीं पर पायरोल है और पिरिमिडिन है। पायरोल का अगर N अटैक करता है उसका लोन पेयर H+ पर, तो यहाँ पर उसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो जाती है। लेकिन पिरिमिडिन का अगर लोन पेयर अटैक करता है प्रोटॉन पर, तो उसकी एरोमेटिसिटी लॉस नहीं होती है, क्योंकि इसका लोन पेयर रीज़न नहीं था एरोमेटिसिटी का, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर था। लेकिन पायरोल का जो लोन पेयर था वो डिलोकलाइज्ड था, इसलिए क्या होगा, पिरिमिडिन का जो होगा रेट ऑफ प्रोटोनेशन फास्ट होगा एज कंपेरिजन टू पायरोल। हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेंगे। अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, ये फोर्थ एप्लीकेशन है। हम जानते हैं कि एसिड क्या होता है, H+ डोनर होता है, जो H+ जल्दी देगा वो ज़्यादा एसिडिक हो रहेगा। तो हम एक जानते हैं अगर K इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करना चाहें, अगर रिएक्टेंट AH है और प्रोडक्ट A- एनायन है प्लस H+ दे रहा है, तो इससे क्या होगा, K इक्विलिब्रियम इक्वल टू A- H+ अपॉन AH होगा, क्योंकि यह प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है K इक्विलिब्रियम। तो K किस पे डिपेंड कर रहा है, A- पे। A- क्या है, कार्बन आयन जो फॉर्म हो रहा है वो है, मतलब कि कार्बन आयन जितना ज़्यादा फॉर्मेशन होगा, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, Ka ज़्यादा होगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ Ka के प्रोपोर्शनल होता है और pK के इन्वर्स होता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो गया, इसका मतलब एनायन की स्टेबिलिटी के, एसिडिक स्ट्रेंथ A- के प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब एनायन की स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल हो गया। इसीलिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एनायन फॉर्म करते हैं।
H+ को निकाल करके, प्रोटॉन को निकाल करके एनायन बनाते हैं और एनायन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि उसकी स्टेबिलिटी अच्छी है या ख़राब है। तो जितनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रिएक्शन फास्ट होगा और वो एसिड उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, उसकी pK वैल्यू अच्छी होगी, उसके Ka वैल्यू अच्छी होगी। अगर जो कार्बन आयन आया वो एरोमेटिक निकला तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा। अगर नॉन एरोमेटिक निकला तो मॉडरेट एसिड आ जाएगा और एंटी एरोमेटिक निकला तो लिस्ट एसिड या वीक एसिड हो जाएगा। जैसे कि हम एक फिनॉल रिंग देख रहे हैं, उसमें सोडियम का रिएक्शन करा रहा है, तो सोडियम मेटल क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और अपना Na+ बना लेता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फिनॉल के हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और उसका क्या बना लेगा, H रेडिकल बनाएगा। फिर से वो क्या करेगा, एक और H रेडिकल से रिएक्ट करके ये हाफ H2 बना लेगा या H2 बना लेगा और यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। मतलब कि हम समझ सकते हैं कि अगर कहीं पर मेटल हो और कहीं पर एसिडिक हाइड्रोजन हो तो वो उसको डायरेक्ट अटैक करता है और वहाँ से वो उसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, रिमूव कर लेता है और एनायन और हाइड्रोजन प्रोडक्ट में देता है। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ जेम ने 2020 में यूज़ किया और क्या किया, एक फिनॉल दिया जिसमें 4th पोजीशन पे, पैरा पोजीशन में ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, इसमें मैग्नीशियम दे दिया और सेकेंड बार में स्टेप में और एक रिएक्टेंट दे दिया और पूछा कि प्रोडक्ट क्या होगा। प्रोडक्ट के ऑप्शन दे दिए। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं RMGX क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो वो हम क्या करते हैं, सबसे पहले Mg को Br के पहले जोड़ देते हैं, मैग्नीशियम का अटैक करा के जोड़ देते हैं और हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लेते हैं जिसमें Mg+ और R- रहता है। अब इस न्यूक्लियोफाइल का जो R- सेंटर है उसका अटैक हम कहाँ कराते हैं, जो रिएक्टेंट बी दिया हुआ है उसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, मतलब कि कार्बोनिल का जो सेंटर है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, वहाँ पर हम अटैक कराते हैं और हम जो सोचते हैं वो प्रोडक्ट आ जाएगा करके हम एक एजम्पशन निकाल कर वो प्रोडक्ट बना लेते हैं। लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि हमने अभी स्टडी किया है, कहीं पर मेटल हो और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो तो अगर उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो तो उसको वो अब्स्ट्रैक्ट करके बाहर निकाल देता है और फिनॉक्साइड आयन या कार्बो एनायन बनाता है, वहाँ पर एनायन जनरेट करता है। तो ये प्रोसेस होता है, तो ये रिएक्शन यहीं पर रुक जाता है और उसका प्रोडक्ट जो है फिनॉक्साइड आयन से जुड़ा हुआ पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन आता है। अगर हम देखें कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि अगर सोडियम मेटल है और 5 मेंबर रिंग है जिसके एक पोजीशन पे sp3 है और 2 पाई बॉन्ड है, तो वो क्या करेगा, उसमें से H बॉन्ड को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और वहाँ पर क्या करेगा, माइनस चार्ज जनरेट कर देगा जिससे कि रिंग एरोमेटिक हो जाएगा। और हम जानते हैं कि अगर 4 मेंबर हो उसमें 2 पाई बॉन्ड हो तब भी वो मैग्नीशियम ऐसा ही करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एंटी एरोमेटिक बाई रेडिकल के फॉर्म में भी रह सकता है, बाई रेडिकल के फॉर्म में रहता ही है, तो उसके पाई बॉन्ड को हम रेडिकल के फॉर्म में दर्शाकर उसमें इलेक्ट्रॉन का अटैक एक एक करवाते हैं। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो उसका अटैक करवा के हम क्या बना लेंगे, इसको 2 माइनस चार्ज जनरेट कर लेंगे जिससे ये एरोमेटिक बन जाएगा। अब अगर हम एनुलिन्स की बात करें तो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं विद अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, मोनो एनुलिन्स कहलाते हैं, लेकिन इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होना चाहिए। अगर एनुलिन्स में देखें तो जिस नाम का एनुलिन रहता है उसमें उतने ही मेंबर्ड के कार्बन भी रहते हैं, उतने ही क्या पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं। जैसे कि 4 एनुलिन्स देखें तो इसमें 4 मेंबर के कार्बन भी हैं और 4 पाई इलेक्ट्रॉन भी है। तो 4 एनुलिन्स क्या है, एंटी एरोमेटिक है। इसमें एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। सिर्फ हमने एनुलिन्स के लिए क्या बोला है, मोनोसाइक्लिक होना जरूरी है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होना चाहिए, उसके साइकिल में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए और इवन कार्बन नंबर एटम होना चाहिए, ऑड नहीं होना चाहिए। तो ऐसे 6 एनुलिन्स भी बन सकता है, जैसे बेंजीन कहते हैं हम। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन भी बनता है, लेकिन हम जानते हैं साइक्लोऑक्टाटेट्राईन नॉन एरोमेटिक होगा क्योंकि 7 मेंबर से ऊपर का है और इसमें एंटी एरोमेटिक आ रहा है, तो वो एंटी एरोमेटिक के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो वो क्या हो जाता है, अपने आप को नॉन प्लेयर बना के नॉन एरोमेटिक हो जाता है। और 10 एलिमेंट्स का तो हमको पता है, उसमें 2 हाइड्रोजन में आपस में इंट्रैक्शन होता है, रिपल्सन होता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है। और 12 एल्यूनिस भी ऐसा ही है कि वो नॉन एरोमेटिक ही होगा। इसमें हम जानते हैं कि
12 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 कार्बन होंगे। कभी कभी क्या करता है, उस पर कुछ मॉडिफिकेशन करता है, जैसे मैग्नीशियम का अटैक कर देगा और वहाँ पर हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा। एंटी एरोमेटिक है तो रेडिकल के फॉर्म में रहता है, तो वो क्या करेगा, उसको फिर एरोमेटिक बना लेगा। 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर -2 चार्ज शो करके हम इसको एरोमेटिक बोल सकते हैं। और हम रिप्रेजेंटेशन का तो 5 तरीका हमने पहले देख चुका है कि इसको किस किस प्रकार से चार्ज को दर्शा सकता है। अब अगर हम देखें कहीं पर 3 में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, किस पे, 12 वाले एनुलेंस में, तो उसमें से एक को ही हम क्या मानते हैं, उस प्लेनर मतलब कि प्लेन में रहता है, जो कि रिंग साइकिल जो है जिसमें डबल बॉन्ड आपस में रेजोनेट कर रहे हैं, उसमें से एक ही उसका पी ऑर्बिटल उनके साथ एक प्लेन में रहता है जो उसके साथ रेजोनेंस कर सकता है। सेकंड पी ऑर्बिटल या पाई बॉन्ड उस प्लेन में नहीं रहता है, जिसके कारण वो उस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। इसलिए वो क्या होगा, वो अनदर प्लेन में रहने के कारण वो उसके रिंग को डिस्टर्ब नहीं करता है। और 12 पाई इलेक्ट्रॉन वाला क्या रहता है, नॉन एरोमेटिक रहता है। यहाँ हम इसको गलती से 14 इलेक्ट्रॉन काउंट करके एरोमेटिक नहीं कह देंगे। ऐसा ही 14 इलेक्ट्रॉन के लिए भी रूल होता है सेम, कि इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होगा, वो एरोमेटिक के कंडीशन को फुलफिल करेगा और एरोमेटिक बनाएगा। लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन वाला जो एनुलेंस है वो नॉन एरोमेटिक होता है। विदाउट उसको ब्रीजिंग करके हेड टू एटम जोड़े हम क्या नहीं कह सकते, एरोमेटिक, वो नॉन एरोमेटिक होता है। लेकिन 14 एनुलेंस क्या होता है, एरोमेटिक होता है। और अगर हम बात करें कि कुछ मॉडिफिकेशन की, जैसे कि वो क्या करेगा, 2 sp3 कार्बन बीच में ले आएगा, उसको बाहर के रिंग से अटैच कर देगा। तो हमको ये मतलब नहीं है कि वो बाहर के रिंग से बीच में क्या जोड़ दिया, sp3। अगर उसमें क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, मोनोसाइक्लिक, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है, और साइकिल में क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड ट्रांसफ़र हो रहे हैं, रेजोनेट कर रहे हैं, तो हमको बस उतने से मतलब है। उसमें जितने बाहर में जितने कार्बन में जुड़े हुए हैं बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन, केवल उतने को ही हम काउंट करेंगे। अगर बीच में अगर sp3 कार्बन आ जा रहा है तो वो इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, और इसके अब बीच में आ जाने से बाहर के पेरीफेरी की प्लेनरिटी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है। और साथ में इसमें जो बाहर में इवन कार्बन है, तो इसमें हमको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, बीच में sp3 आ जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम इसको बाहर को देख के 1 साइकिल ऑब्जर्व करके इसको हम क्या बोलेंगे, 14 एलिमेंट्स में इसमें क्या आ जाएगा, एरोमेटिक आ जाएगा। अगर ओनली आउटर स्फीयर साइक्लिक सिस्टम इन्वॉल्व पाई बॉन्ड को हमको काउंट करना है, हम इनर सिस्टम में sp3 आ रहा है या पाई बॉन्ड आ जा रहा है, वो साइक्लिक सिस्टम के आउटर को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि वो बाहर के रिंग को काउंट के उसमें इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, और उसका अगर वैल्यू अगर एरोमेटिक के 4n+2 के अकॉर्डिंग आ रहा है तो उसे हम एरोमेटिक कह देंगे। और अगर नहीं आ रहा है तो उसे नॉन एरोमेटिक नहीं कहेंगे, क्योंकि इसको एंटी एरोमेटिक कहेंगे अब, क्योंकि ये अब क्या मोनोसाइक्लिक नहीं रह गया। यहाँ पर बहुत सारे साइकिल्स हैं जिस पे क्या हो जाएगा, इसका बिहेवियर अब एंटी एरोमेटिक का एंटी एरोमेटिक रहेगा, नॉन एरोमेटिक नहीं जाएगा। अगर वो इस पेरीफेरी में अगर ओनली पाई इलेक्ट्रॉन अगर 4n+2 को फॉलो कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। अगर 4n+2 को फॉलो नहीं कर रहा है तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। 4n को फॉलो कर रहा है तो एंटी एरोमेटिक। कभी कभी क्या करता है, अगर वो पहले बना देगा क्या, 4n+2 फोटो करते हुए 14 इलेक्ट्रॉन, फिर mg दे देगा उसमें, तो हम समझ जाएंगे कि उसमें क्या हो जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन उसमें क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक होगा। तो इससे क्या बन जाएगा, 16 पाई इलेक्ट्रॉन आने के कारण ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक रिंग बना लेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे साइकिल्स हैं, एक साइकिल नहीं है। मोनोसाइक्लिक के लिए हम उसका रूल यूज़ करते हैं, जिसको हम एंटी एरोमेटिक हो तो नॉन एरोमेटिक में नॉन प्लेनर बना के चेंज करते थे। गेट 2020 में एक कॉन्सेप्ट लगाया कि उसने क्या किया, बीच में जो कार्बन का डबल बॉन्ड है और बाहर में एक माइनस चार्ज है, वो दोनों रेजोनेंस में है, तो बारी बारी से इन दोनों को क्या करते हैं हम, एक बार बाहर में डबल बॉन्ड आ जाता है, एक बार बीच में माइनस चार्ज आ जाता है उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, माने कि ये दोनों भी क्या हो रहे हैं, आउटर स्फीयर के साइकिल में एक एक बार जा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि टोटल जितने पाई इलेक्ट्रॉन है वो डिलोकलाइज्ड है, इसलिए हमको टोटल पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा। हम बीच में जो था वो तो sp2 हाइब्रिडाइज है ही, लेकिन वो इसके प्लेनेटी को डिस्टर्ब कर ही नहीं रहा है, साथ में क्या कर रहा है, ये बाहर में जा रहा है, इसलिए वो आउटर स्फीयर में काउंट होगा। अगर ये आउटर स्फीयर के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता
तो इसको हम काउंट नहीं करते। लेकिन यहाँ पर ये कर रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रहा है बाकियों के साथ, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट कर रहे हैं। तो ये 3 रिंग में 14 पाई इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, तो एरोमेटिक हो जाएगा।